मारवी कितने दिनों से कमरे में बंद पड़ी थी। सिर्फ एक लड़की आती थी जो उसे सुबह दोपहर शाम का खाना दे जाती थी। खाने को देखकर नहीं लगता था कि वो यहाँ पर कैद है। ये बच्चल की तरफ से एक चाल थी, उस शिकारी की तरह जो शिकार को मारने से पहले अच्छी तरह खिलाता पिलाता है, फिर अपनी मर्जी से उसका शिकार करता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि वो बहुत चालाक दिमाग का मालिक है। आज रात का खाना नौकरानी पहले की निस्बत देर से लेकर आई, तो उसने देर से आने की वजह पूछी तो नौकरानी कुछ कहते कहते रुक गई और फिर खाना रखकर खामोशी से चली गई। मारवी इस बात से मुकम्मल बेखबर थी कि रात को ससी यहाँ से भाग गई थी और उस भागम भाग में किसी को खाने पीने का होश भी नहीं था। सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। आज दूसरा दिन और तीसरी रात थी। अभी तक उस तक किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं पहुंचा था। खाना खाकर वो चहलकदमी कर रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला, जो बाहर से हर वक्त बंद रहता था, और अंदर बच्चल दाखिल हुआ। मुंह से शराब के भुभक्के निकल रहे थे। साफ जाहिर था कि वो नशे में है और उसकी नीयत भी अच्छी नहीं लग रही थी। ओ छोरी, कितने दिन हुए तुम्हें देखा नहीं, सोचा आज तुम्हारा दीदार कर लिया जाए। यहाँ आओ मेरे पास, मेरी बाहों में, और मुझे पुरसुकून करो। बच्चल ससी के पीछे भाग भाग कर सच पूछो तो थक गया है। उसे अपनी जिंदगी प्यारी ही नहीं, मरना चाहती है वो। मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ यहाँ पर। इधर देखो, यहाँ पर। बच्चल दिल पर हाथ मारते हुए बोला। यहाँ पर वो काली नागिन की तरह लपेटा मारकर बैठी हुई है। तो ससी तुम्हारे पास है? मारवी ने पूछा। बच्चल मुकम्मल तौर पर नशे में था। उसे कुछ पता नहीं था वो क्या बोल रहा है। हाँ, मेरे पास है, तुम्हारी तरह वो भी बंद है कमरे में। बातें करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब से करीब तर होता जा रहा था। अब वो इतना करीब आ चुका था कि दीवार की वजह से मारवी के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं था, और उसकी बदबूदार सांसें वो बड़ी नागवारी से अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मेरे पास आओ, पीछे मत हटो। बच्चल उसको बाजू से पकड़ते हुए बोला। पीछे हट कुत्ते। मारवी अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती है, और वैसे भी तू कुछ पल का मेहमान है। अल्लाह अल्लाह कर, तेरे जुल्मों का हिसाब लेने अब तक एक सरफिरा आ गया होगा। सर से पांव तक कसाई की तरह तुम्हें काट कर रख देगा। वो उसे धक्का देकर अपने गिर्द फैलते बच्चल की बाहों का हिसार तोड़कर निकल आई। क्या कहा तूने? कौन आ गया है? यकलख्त उसका चेहरा बदल गया। तेरी मौत का फरिश्ता, तेरी जिंदगी का खात्मा करने। पैदा ही नहीं हुआ कोई जो बच्चल का खात्मा कर सके। बच्चल दूसरों की जिंदगियों के फैसले करता है। बच्चल की जिंदगी का फैसला करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तुम्हारे जुल्म देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हारे खात्मे के लिए किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा, इसलिए उस सरफिरे को बुलाया है। बच्चल, मुझे रहम आ रहा है तुम पर। मौत तेरे सर पर पहुंच चुकी है और तू मजे से घूम रहा है। मैं आज की रात तुम्हें रोंदने आया था। कितने दिन हुए मेरे कानों ने सिसकियों की आवाज नहीं सुनी। तरस गए हैं ऐसी आवाजें सुनने को। अब तेरे उस यार के सामने तेरी इज्जत पामाल करूंगा। मजा आएगा जब वो चीखेगा और तू सिसकियां लेगी। बिल्कुल मजा आएगा बच्चल, जब वो सरफिरा तेरी बैंड बजाएगा और तू हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगेगा। मगर वो बेरहम है। जालिमों के लिए छोड़ रहा हूँ तुझे उसके आने तक। देखता हूँ बच्चल को मारने कौन आ रहा है। फिर बच्चल गुस्से से कादरे को आवाजें देता हुआ बाहर निकल गया। गुस्से की वजह से उसका नशा हिरन हो चुका था और आंखें सुर्ख। बाहर निकला तो आवाजें सुनकर कादर दौड़ता हुआ आ गया। जी साईं जी। कादरे, शहर की छोरी कहती है कि कोई शहर से हमें मारने आया हुआ है। कोई आया बच्चलपुर में? दिमाग खराब हो गया है साईं छोरी का। किसी में इतनी जुर्रत कि आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके? नहीं, कोई है। उसकी आंखों में सच देखकर आया हूँ। तुम हवेली पर बंदे बढ़ा दो। अच्छा साईं, जैसे आपका हुक्म। अगर कोई आया भी तो मरकर जाएगा। हाँ, मैं ख्वाबगाह जा रहा हूँ। किसी छोरी को भेज दो। अभी भेज देता हूँ साईं। नवी नकोर शराब की बंद बोतल के जैसी 2 छोरियां संभाल रखी हैं। बच्चल हवेली के अंदर चला गया। कादर अपने कमरे में आया जहाँ झुमरी बैठी हुई थी। वो उसे देखकर बोला, झुमरी, जाओ संदूरी को बुला कर लाओ। साईं का दिमाग घूम गया है, उसे छोरी की जरूरत है। मैं हैरान हूँ, ये साईं बच्चल इतना तरस ससी और शहर वाली छोरी पर कैसे खा रहा है। झुमरी गई और दूसरे कमरे से संदूरी को बुला लाई। संदूरी, तू यहाँ से जाना चाहती है ना? तो कल सुबह चली जाना। बस आज की रात साईं बच्चल के साथ रुक जाओ। नहीं, संदूरी कादर की बात सुनकर चिल्लाई। मैं गरीब जरूर हूँ मगर जिस्म बेचने वाली नहीं। तुमने काम के बहाने हमको यहाँ कैद कर रखा है। मेरे बस में होता तो कब का यहाँ से भाग गई होती। अरे जानती है तू क्या कह रही है? साईं को पता चला तो कल सुबह का सूरज तेरा कटा हुआ खून आलूद सर देखेगा।
ابھی سائیں تیرے گھر پیغام بھیج دے کہ چھوری کا کردار خراب ہے، کل تیرے گھر والے خود اپنے ہاتھوں تیری گردن کاٹ ڈالیں گے، وہ بھی بڑے فخر سے۔ جان پیاری نہ ہوئے تجھے کیا؟ نہیں ہے پیاری، مر جاؤں ایسے تو کوئی غم نہیں، مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ سن لیا تم نے؟ سندوری پاؤں پٹک کر واپس جانے کو مڑی، مگر قادر نے بھاگ کر اس کے بال پکڑ لیے اور کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ آج کی رات تیری آخری رات ہے، تیرا انکار تیری موت کی وجہ بنے گا، جا دفع ہو جا۔ جھمری، اس کے گھر پیغام بھجوا، تیری چھوری حویلی میں کسی بندے کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، کل اس کو کاری کر دیا جائے گا، جس نے کاری ہونا ہو وہ حویلی آ جائے۔ اور ہاں، دوسری چھوری کا کیا نام ہے؟ اس کا چندا۔ جھمری بولی، چندا کو بھیجو، میرا تو سر گھوم رہا ہے۔ جھمری چندا کو بھیج کر کسی کو سندوری کے گھر پیغام بھیجنے چلی گئی۔ چندا کمرے میں داخل ہوئی تو غصے میں کھڑا قادر فوراً لومڑی کی طرح مکار بن گیا اور پیار سے بولا، چندا، آج تمہارا بھائی آیا تھا حویلی میں، کہہ رہا تھا تمہاری ماں سخت بیمار ہے، کیا تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ کیا ہوا میری ماں کو؟ ہاں قادر چاچا، مجھے ابھی جانا ہے، بھیج دو مجھے۔ چندا جلدی سے روحانسی آواز میں بولی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ تم کو کل صبح صبح بھیج دوں، مگر ایک کام کرتی جاؤ بس۔ دیکھو نیلما میری بات مان گئی تھی، روز اپنے گھر آتی جاتی ہے۔ کیا کام سائیں؟ چندا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بس آج کی رات سائیں بچل کے ساتھ ہنس کر گزار لو، وہ خوش ہو جائے گا تو صبح چلی جانا، اور یہ لو ڈھیر سارے پیسے، اپنے لیے چوڑیاں لینا، نئے کپڑے لینا، اور ماں کو شہر لے جانا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس۔ بڑے ہسپتال میں اس کی کھانسی جو رک نہیں رہی، روز بر روز کمزور ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہو جائے گی۔ وہ قادر کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سندوری نے اسے کمرے میں جا کر بتایا تھا کہ قادر اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ سندوری کی طرح انکار نہیں کر سکتی تھی، باپ کا سایہ سر سے کب کا ڈھل چکا تھا۔ ماں جھونپڑی میں بیمار پڑی تھی، آج گزرے یا کل۔ بہن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، بھائی ابھی بچہ تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی بہن بھی بچل کے کسی کتے کا شکار ہو سکتی تھی۔ ابھی تک وہ قادر کے سامنے خاموشی سے کھڑی تھی۔ قادر کو اس کی خاموشی میں بھی عافیت نظر آئی۔ اگر اسے انکار کرنا ہوتا تو وہ سندوری کی طرح فوراً انکار کر دیتی۔ لوہا گرم دیکھ کر اس نے فوراً چوٹ لگائی۔ آؤ، تمہیں کمرے میں چھوڑ آؤ، سائیں انتظار کرتے ہوں گے، کہتے ہوئے قادر چل پڑا۔ اس کے پاؤں ساکت ہو چکے تھے، بھاری اتنے کہ ان کو اٹھانے کی اس میں طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ قادر اسے ایک کمرے کے باہر لے جا کر رک گیا، دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح ہر احساس سے محروم سی ہو کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جہنم میں داخل ہو گئی، جہاں اس کو خود کو مار کر آگ میں جلانا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی کے مکین سارے دن کی جسم توڑ دینے والی مشقت کر کے نیند کی آغوش میں سوئے پڑے تھے کہ دروازے پر پڑنے والی زوردار سی دستک سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ مختار، او مختار، باہر نکلو، حویلی سے پیغام آیا ہے۔ حویلی سے پیغام کا سن کر آنکھیں ملتا مختار احمد جلدی سے بنا جوتوں کے دروازے کی طرف دوڑا، جبکہ اس کی بیوی سکینہ بھی دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ دروازے پر حویلی سے آیا ملازم کھڑا تھا۔ مختار احمد اس کو دیکھ کر ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے سائیں، رات کے اس وقت؟ مختار حسین، میری بات غور سے سنو۔ ملازم سختی سے بولا، سائیں قادر کا پیغام ہے، تمہاری چھوری سندوری حویلی میں کسی آدمی کے ساتھ منہ گالا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ کل صبح سویرے اس کو سائیں بچل نے کاری کرنے کا حکم دیا ہے، کلہاڑی تیز کر کے رکھ لو ابھی، اور صبح سویرے حویلی پہنچ جانا۔ ملازم کی بات سن کر مختار کے پیچھے کھڑی سکینہ نے رونا شروع کر دیا۔ ظالموں، پہلے میری بیٹی لے گئے ہو اٹھا کر، اب اس پر الزام لگا رہے ہو بد کردار کا؟ میں نے اسے پیدا کیا ہے، وہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے، اور بیگانے مرد کے ساتھ کیسے پکڑ لیا تم نے؟ کچھ اللہ کا خوف کھاؤ۔ یا اللہ، کب تو ہم پر رحم کھائے گا اور ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائے گا؟ ہماری بچیاں ان کی درندگی کا نشانہ بن رہی ہیں ایک ایک کر کے۔ ملازم پیغام دے کر واپس چلا گیا۔ دروازے کے بیچ میں مختار احمد بت بنا کھڑا تھا۔ ملازم کے کہے ہوئے لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کان کے اندر سرایت کر چکے تھے۔ مختار حسین، میری بچی کو بچا لو، وہ بے قصور ہے، میری بچی معصوم ہے، وہ ان ظالموں کے بیچ پھنس گئی ہے۔ مختار حسین، تم سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خبردار جو کلہاڑی کو ہاتھ لگایا۔ سکینہ بھاگ کر جھونپڑی میں چلی گئی اور کلہاڑی اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لی، جیسے یہی ایک کلہاڑی بچی ہے دنیا میں۔ سکینہ، پاگل مت بنو، تم جانتی ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا، کلہاڑی مجھے دو، میں اسے تیز کر لوں۔
कुल्हाड़ी जितनी तेज होगी उतनी कम तकलीफ होगी बदबख्त संदूरी को। खबरदार मुख्तियार हुसैन, जो मेरे पास आए। संदूरी हवेली के अंदर थी। कैसे उसने किसी मर्द के साथ मुंह काला कर लिया? जाओ जाकर पूछ कर आओ, मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। अगर कल ये कुल्हाड़ी लेकर मैं हवेली ना पहुंचा तो संदूरी तो वैसे ही मर जाएगी, मगर बच्चल के फैसले के खिलाफ जाकर हमें ये झोंपड़ी भी छोड़नी पड़ेगी। अरे मेरी भाग वाली बीवी, कहाँ जाएंगे हम इन बच्चों के साथ इस तपते हुए सहरा में? हमारे पास तो पीने को पानी भी नहीं। भूल जा उस बदनसीब को, ऐसे समझ कि वो पैदा ही नहीं हुई थी। मुख्तियार अहमद आखिरी लफ्ज बोलते हुए रो पड़ा। कैसे भूल जाऊं मैं अपनी शहजादी बेटी को? जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी। सकीना कुल्हाड़ी फेंक कर कच्ची जमीन पर बैठ गई और मट्टी उठा के सर में डालकर रोने लग गई। मुख्तियार हुसैन ने कुल्हाड़ी उठाई और दीवार के साथ पड़े पत्थर पर रगड़नी शुरू कर दी। आंखों से गिरने वाले आंसू पत्थर पर गिर रहे थे और कुल्हाड़ी का सिरा उन आंसुओं की नमी पाकर तेज से तेज तर होता जा रहा था। शब्बीर हुसैन, ये लड़का सांवल अभी तक नहीं आया। मैं यहाँ उड़कर आया था, मगर तुमने मुझे मसलहतों में फंसा कर रख दिया। मुझे हवेली जाना है और अंदर कैसे जाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। नादिर, मैं तुम्हें सांवल के आने से पहले नहीं जाने दूंगा। वो बड़ा होशियार लड़का है। अगर उसे देर हो गई है तो मतलब वो कोई काम की खबर लाएगा। तुम 2 से लड़ सकते हो, 4 से ज्यादा 8 से या 10 से। उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा जुनून मारवी की जान ले लेगा। इसलिए खुदा के लिए होश से काम लो। भाई ये सही कह रहा है, हमें उस लड़के का इंतजार करना चाहिए। अभी काफी रात पड़ी है, अगर उसने आने में देर लगा दी है तो हम फिर चले जाएंगे। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि सांवल एक लड़की के साथ, जिसने मुंह छुपाया हुआ था, जल्दी जल्दी झोंपड़ी में दाखिल हुआ। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। सांवल, कहाँ रह गए थे? हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बताओ, क्या पता करके आए हो? शब्बीर हुसैन बेताबी से बोला। अदा साईं, ये ससी की सहेली नीलमा है, हवेली में काम करती है। मैं इसका इंतजार कर रहा था। आज शाम को मेरी बहन ससी हवेली से भाग गई थी, मगर कादिर उसे वापस पकड़ लाया है। हवेली का दरवाजा बंद था तो ये बाहर नहीं आ सकी। तुमने मारवी को देखा? नादर ने नीलमा से पूछा। नहीं साईं, जिन लोगों को बच्चल कैद करके रखता है उस तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, सिवाय कादर और झुमरी के। बस यही पता है मुझे कि वो गोदाम की तरफ बंद है। अदा साईं, मुझे साथ ले चलो। गोदाम के रास्ते का हवेली में मुझे पता है। मैं कई बार वहाँ से अनाज लेने गया हूँ, वरना आप सारी रात हवेली में घूमते रहेंगे। सांवल, इस लड़की पर कितना भरोसा किया जा सकता है? नादर ने नीलमा की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जितना मुझ पर। ये अद्दी की सहेली है, हमसे झूठ नहीं बोल सकती। एक और बात साईं, परेशानी में मैं बताना भूल गया। कल सुबह सवेरे संदूरी को हवेली के दरवाजे पर कारी किया जाएगा। उसने बच्चल के साथ सोने से इनकार कर दिया है। अब उसको बदकिरदार काली करार देकर कारी कर दिया जाएगा। अब ये संदूरी कौन है? नादिर परेशान होकर बोला। वो भी हमारी सहेली है। हम 3 छोरियां ससी के साथ हवेली में बंद हैं। साईं, वो बेकसूर है, उसको बचा लो खुदा के वास्ते। नीलमा नादर के पांव पकड़ते हुए बोली। भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हर बंदा कैदी है। हवेली किसी जेल की मानिंद है और सब लोग वहाँ कैद हैं। असलम बोला। इस सब बुराई की जड़ सिर्फ बच्चल है, उसे खत्म कर दिया जाए तो सब आराम से आजाद हो जाएंगे। नादर ने जवाब दिया। अब मैं चलती हूँ, मुझे हवेली जाना है। अगर देर हो गई तो कादिर मुझ पर शक करेगा। रुको, ये बताओ, हवेली में कोई रास्ता है जिससे दाखिल हुआ जा सके? साईं, मैंने सुना है साईं दिलावर का बेटा ताहर कुछ दिन पहले हवेली की दीवार के साथ लगे दरख्तों के झुंड से हवेली में दाखिल हुआ था और ससी भी वहीं से बाहर निकली थी। नीलमा बोली। वो रास्ता अब बंद हो गया होगा। हम तुम्हारे साथ अब हवेली के अंदर जाएंगे। बस हमें भी ये घूंघट वाले घाघरे लाकर दे दो। नादिर बोला। अदा साईं, मैं घर से ले आऊं? अदी ससी के घाघरे पड़े हुए हैं। नादिर का इशारा पाकर सांवल बिजली की तरह गया और बिजली की तरह वापस आया। थोड़ी देर बाद सांवल, असलम और नादिर नीलमा के पीछे औरतों का रूप धार कर हवेली की तरफ जा रहे थे। बाकी सब तो जैसे तैसे चल रहे थे, मगर असलम बार बार चलते हुए लड़खड़ा रहा था। वो आई थी, वो आई थी, वो आई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर कौन थी? चंद बोलते बोलते झुंझला कर सोचने लग जाता, फिर सर पकड़ कर बैठ जाता, हाथों की मुट्ठियां भींच लेता। फातिमा शोहर के साथ चारपाई पर बैठी गमगीन चेहरा लिए उसकी हरकतें देख रही थी। उसका बस नहीं चलता कि कोई जादू की छड़ी घुमाए और उसे ठीक कर दे। कल रात से जब से वो वापस आया था, बस यही कुछ कह रहा था, यही कुछ कह रहा था। वाहिद बख्श, चल उठ, तैयारी कर,
चंद को बचलपुर ले चलते हैं। ये आधे रास्ते तक गया है, वो भी अंधेरे में, तो कुछ कुछ उसको याद आ रहा है। मुझे लगता है अगर उसने बचलपुर के दरो दीवार देख लिए तो उसके बंद दिमाग का ताला खुल जाएगा। फातिमा पागल हो गई है। बड़ी मुश्किल से तो इसकी जान बचलपुर से बचा कर लाए थे, अब दोबारा बेटे को मौत के मुंह में देने जा रही हो। इस जिंदगी से मौत अच्छी। मैं चंद को इस हालत में देखना नहीं चाहती। जब जब चंद को इस हालत में देखती हूँ मेरा कलेजा मुंह को आता है। बस तुम बैलगाड़ी तैयार करो, हम हाजरा के घर चोरी छुपे रहेंगे। वाहिद बख्श ना चाहते हुए भी उठकर बैलगाड़ी तैयार करने लग गया। चंद लम्हों बाद वो तीनों बैलगाड़ी पर बैठे बचलपुर जा रहे थे। बैलों के गले में बंधी मखसूस घंटियां बज रही थी, शायद आने वाले वक्त के बारे में उनको कुदरत की तरफ से खबरदार कर रही थी।